सोचिए, आपने अपने दोस्त को अपनी कार कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल करने दी। अब कार किसके पास है? आपके दोस्त के पास। लेकिन उसका मालिक कौन है? आप। या फिर एक और स्थिति सोचिए, पार्क में आपको एक पर्स मिला, आपने उसे उठाया, क्या वो आपका हो गया? यहीं से कब्जे और मालिकाना हक का दिलचस्प और थोड़ा कंफ्यूजिंग कानूनी सवाल शुरू होता है। बिल्कुल। और ये सवाल जितना सीधा लगता है, कानून की दुनिया में उतना ही गहरा है। हाँ, इसकी वजह से तो बड़े बड़े केस लड़े गए हैं। बिल्कुल। आज हम कानून की दुनिया के इसी कॉन्सेप्ट यानी कब्जा या पोजेशन पर बात करने वाले हैं। और आज की चर्चा का मिशन बिल्कुल साफ है। जैसा हमारे श्रोता ने चाहा है, इस टॉपिक को एकदम सरल करके समझाना है ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी न रहे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हम जानेंगे कि कानून की नजर में किसी चीज पर कब्जे का असली मतलब क्या है। क्या सिर्फ किसी चीज को छू लेना ही कब्जा है? और सबसे बड़ा सवाल, कानून एक चोर या जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले के कब्जे को भी क्यों बचाता है? ये बात तो सुनने में ही बड़ी अजीब लगती है। हाँ, ये सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी और सोची समझी वजह है। चलिए इस विषय की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। कब्जा आखिर है क्या? क्या इसका कोई सीधा साधा फॉर्मूला है? हाँ, इसका एक बहुत सरल फॉर्मूला है जिसे कानून की दुनिया में लगभग सब मानते हैं। कब्जा होने के लिए दो चीजें चाहिए। दो चीजें? हाँ, एक वो चीज आपके असल कंट्रोल में हो और दूसरा उसे अपने पास रखने की आपकी नीयत, आपका इरादा हो। बस ये दो चीजें। कंट्रोल और इरादा सुनने में तो आसान लगता है। मतलब अगर कोई चीज मेरे पास है और मैं उसे रखना चाहता हूं तो वो मेरे कब्जे में है। बिल्कुल। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप बेंच पर सो रहे हैं और किसी की महंगी घड़ी उसकी जेब से निकलकर आपकी गोद में आ गिरती है। अच्छा। अब वो घड़ी फिजिकली तो आपके पास है, लेकिन क्या वो आपके कब्जे में मानी जाएगी? नहीं, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है। उसे अपने पास रखने का मेरा कोई इरादा ही नहीं है। एग्जैक्टली। इसीलिए कानून कहता है कि सिर्फ फिजिकल कंट्रोल काफी नहीं है, उसे रखने का इरादा यानी एनिमस पर्सिडेंडी भी होना जरूरी है। एनिमस? हाँ, कानून की भाषा में फिजिकल कंट्रोल को कॉर्पस कहते हैं और इरादे को एनिमस। जब ये दोनों मिलते हैं तभी कानूनी कब्जा बनता है। कॉर्पस और एनिमस? तो ये वो फैंसी लैटिन शब्द हैं जिनका मतलब है कंट्रोल और इरादा। तो मतलब कानून फाइंडर्स कीपर्स वाले नियम को नहीं मानता कि जो मिला वो मेरा हो गया? नहीं, इतना सीधा नहीं है। देखिए, कुछ पुराने विचारकों ने, जैसे एरिंग ने, ये जरूर कहा था कि हमें असलियत पर ध्यान देना चाहिए। अगर किसी चीज पर किसी का कंट्रोल है तो कानून को उसे ही कब्जा मान लेना चाहिए। इरादा बाद की बात है। हाँ, उनके हिसाब से। लेकिन ज्यादातर कानूनी सिस्टम कंट्रोल और इरादा दोनों को ही जरूरी मानते हैं, क्योंकि इससे ज्यादातर असल दुनिया की स्थितियां साफ हो जाती हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया। लेकिन आपने कहा कि कंट्रोल एक पेचीदा शब्द हो सकता है। मतलब क्या मुझे किसी चीज को हर वक्त अपने हाथ में पकड़कर रखना होगा ये साबित करने के लिए कि वो मेरे कंट्रोल में है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है नहीं। यहीं से कब्जे के अलग अलग प्रकार सामने आते हैं। देखिए, कंट्रोल सीधा भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी। हाँ। जैसे आपका मोबाइल अभी आपके हाथ में है, ये सीधा या एक्चुअल पोजेशन है। और अप्रत्यक्ष? सोचिए, आपके घर में जो सामान रखा है या आपके बैंक लॉकर में जो कीमती चीजें हैं, आप उन्हें छू नहीं रहे हैं, वो आपसे दूर हैं, पर क्या उन पर आपका कंट्रोल नहीं है? है, बिल्कुल है। घर की चाबी मेरे पास है, लॉकर की चाबी मेरे पास है। बस इसी को कानून कंस्ट्रक्टिव पोजेशन या रचनात्मक कब्जा कहता है। चीज सीधे आपके पास नहीं है, पर कंट्रोल का जरिया जैसे चाबी आपके पास है, तो कानून की नजर में वो सामान पूरी तरह आपके कब्जे में है। अच्छा, तो कंट्रोल दूर से भी हो सकता है। ये बात तो साफ हो गई। इसी से जुड़ा एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, किराए के घर का क्या होता है? किराएदार घर में रह रहा है तो कब्जा तो उसका हुआ, पर मकान मालिक का क्या उसका अपनी प्रॉपर्टी से कब्जा खत्म हो गया? बेहतरीन सवाल। और यही कानून का एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। एक ही चीज पर एक ही समय में दो लोगों का कब्जा हो सकता है। एक मिनट, ये कैसे मुमकिन है? ऐसे कि किराएदार का जो कब्जा है उसे हम इमीडिएट पोजेशन यानी तत्काल कब्जा कहते हैं। वो सीधे उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। लेकिन मकान मालिक का कब्जा भी खत्म नहीं हुआ है। उसका कब्जा किराएदार के जरिए बना हुआ है। इसे मीडिएट पोजेशन या मध्यवर्ती कब्जा कहते हैं। अच्छा। कानून इन दोनों को मान्यता देता है।
अगर कोई तीसरा आदमी घर में घुसने की कोशिश करे तो किराएदार भी केस कर सकता है और मकान मालिक भी। वाह, तो एक ही प्रॉपर्टी पर एक का सीधा कब्जा और दूसरे का उसी के जरिए अप्रत्यक्ष कब्जा। कानून सच में हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता है। बिल्कुल। और एक आखिरी प्रकार और है जो अधिकारों से जुड़ा है। अब तक हम जिन चीजों की बात कर रहे थे, जैसे घर, कार, मोबाइल, ये सब भौतिक चीजें हैं, इन्हें कानून कॉर्पोरियल पोजेशन कहता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते, पर उन पर कब्जा हो सकता है। जैसे कोई आइडिया या विचार नहीं बल्कि अधिकार। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है राइट ऑफ वे या रास्ते का अधिकार। अच्छा। मान लीजिए आपके खेत तक जाने का रास्ता आपके पड़ोसी के खेत से होकर गुजरता है और आपको उस रास्ते को इस्तेमाल करने का कानूनी अधिकार है, तो आप उस अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर आपका कब्जा है। इसे इनकॉर्पोरियल पोजेशन कहते हैं। समझ गया। तो किसी के खेत से गुजरने का अधिकार भी एक तरह की संपत्ति है जिस पर कब्जा हो सकता है। ठीक है, ये सारे प्रकार तो समझ आ गए, लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। जी। कानून किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे की भी रक्षा क्यों करता है जो मालिक नहीं है? चलिए, किराएदार तो फिर भी कानूनी तौर पर वहां है, लेकिन एक अवैध कब्जा करने वाले या एक चोर के कब्जे को कानून क्यों बचाता है? ये तो सरासर अन्याय लगता है। हाँ, पहली नजर में ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण और उल्टा लगता है, लेकिन इसके पीछे कानून का सबसे बड़ा मकसद छुपा है, और वो है समाज में अराजकता को रोकना। अराजकता को रोकना? इसे थोड़ा और आसान करके समझाइए। ऐसे इस तरह से सोचिए, अगर कानून सिर्फ असली मालिक के कब्जे को ही मान्यता दे तो क्या होगा? तो असली मालिक को उसका हक मिलेगा। पर कोई भी ताकतवर इंसान किसी भी कमजोर इंसान से कोई भी चीज ये कहकर छीन सकता है कि तुम इसके असली मालिक नहीं हो, असली मालिक मैं हूँ, या पहले ये चीज मेरे पास थी। हर कोई खुद ही जज और जल्लाद बन जाएगा, सड़कों पर लड़ाई झगड़े होंगे। मतलब अगर मेरी बाइक को चुरा ले तो मैं उसे सड़क पर देकर जबरदस्ती वापस नहीं छीन सकता, मुझे कानून के पास जाना होगा। बिल्कुल। कानून कहता है कि कब्जा, चाहे वो सही हो या गलत, अपने आप में एक शांतिपूर्ण स्थिति है। हम उस शांति को भंग नहीं होने दे सकते। अच्छा। अगर आपको लगता है कि आपका हक है तो आप कानूनी प्रक्रिया का पालन कीजिए, अदालत जाइए और अपना मालिकाना हक साबित कीजिए। आप खुद कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। अगर हम इसकी इजाजत दे देंगे तो समाज चल ही नहीं पाएगा। तो कानून चोर की रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि वो समाज को जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले जंगल रात से बचा रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कानून का पहला काम समाज में व्यवस्था और शांति बनाए रखना है। इसी सिद्धांत को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दोहराया है। अच्छा, केस लॉ भी है इस पर? हाँ बिल्कुल। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम स्वरूप केस में साफ कहा गया कि एक अवैध कब्जा करने वाले को भी कानूनन प्रक्रिया के बिना जबरदस्ती नहीं हटाया जा सकता। यहाँ तक कि असली मालिक भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, उसे भी कोर्ट का सहारा लेना होगा। एक और केस नायर सर्विस सोसाइटी बनाम केसी अलेक्जेंडर में भी यही बात कही गई थी। इसका एक मशहूर कानूनी कहावत में सार है, पोजेशन इज 9 पॉइंट्स इन द लॉ। इसका मतलब कि किसी कानूनी लड़ाई में जिसके पास कब्जा है उसका पलड़ा पहले से ही भारी होता है। तो पहली वजह हुई सामाजिक शांति, कोई और भी वजह है? हाँ, एक और बड़ी वजह है। कब्जा मालिकाना हक का पहला और सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। सबूत? जी। अगर आपके हाथ में एक किताब है तो पहली नजर में दुनिया यही मानेगी कि वो किताब आपकी है। अब अगर कोई और दावा करता है कि वो उसकी है तो उसे ये साबित करना होगा। सबूत का भार उस पर है जो कब्जे को चुनौती दे रहा है, न कि उस पर जिसके पास कब्जा है। ये कानूनी प्रक्रिया को बहुत आसान बना देता है। अच्छा, तो ये एक तरह का स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी कानूनी विवाद के लिए। जिसके पास चीज है वो तब तक सही माना जाएगा जब तक कोई और बेहतर दावा साबित ना कर दे। सही। तो कब्जे की रक्षा करना असल में हिंसा को रोकना, सामाजिक शांति बनाए रखना और कानूनी कार्रवाई को एक शुरुआती बिंदु देना है। ये किसी चोर को इनाम देना नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही जबरदस्त था। अब सारी कंफ्यूजन दूर हो रही है। तो अब हम अपनी चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। एक बार आखिरी बार हमारे श्रोता के लिए कब्जा और मालिकाना हक में सबसे मुख्य अंतर क्या है, इसे साफ कर देते हैं। जरूर। इसे 4 आसान बिंदुओं में समझ सकते हैं। बताइए। पहला, कब्जा एक तथ्य है, एक असलियत है, यानी चीज किसके कंट्रोल में है, जबकि मालिकाना हक एक कानूनी अधिकार है जो कागजों पर होता है। हो सकता है आपकी जमीन दिल्ली में हो
और आप मुंबई में रहते हो, जमीन पर आपका कब्जा नहीं है पर मालिकाना हक आपका ही है। ठीक है। दूसरा कब्जा अस्थाई हो सकता है, आज आपके पास है, कल किसी और के पास, लेकिन मालिकाना हक स्थायी होता है। वो तब तक आपका ही रहेगा जब तक आप उसे बेच ना दें या किसी और को ट्रांसफर ना कर दें। ठीक है। तीसरा बिंदु तो वही हुआ जिसकी हमने अभी इतनी गहराई से चर्चा की। एक चोर के पास चोरी की कार का कब्जा हो सकता है, लेकिन वो कभी उसका मालिक नहीं बन सकता। बिल्कुल। और चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण अंतर, कब्जा इस बात पर निर्भर करता है कि अभी क्या है, मतलब व्हाट इज, जबकि मालिकाना हक इस बात पर कि कानूनन क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। एक तथ्य है, दूसरा अधिकार। सही। ये बहुत ही साफ है। तो आज की चर्चा का सार यह है कि कानून की दुनिया में कब्जा सिर्फ किसी चीज को पकड़ना नहीं है, बल्कि उस पर कंट्रोल और उसे रखने का इरादा है। और कानून इसकी रक्षा इसलिए करता है ताकि समाज में शांति बनी रहे और विवादों का निपटारा अदालत में हो, सड़कों पर नहीं। ये किसी गलत व्यक्ति को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि सिस्टम को बचाए रखना है। आपने पूरी चर्चा को बहुत अच्छे से समेट दिया। और जाते जाते एक विचार हमारे श्रोता के लिए। जरूर। हमने ये तो साफ कर दिया कि कब्जा और मालिकाना हक अलग अलग है और एक चोर कभी मालिक नहीं बन सकता। हाँ। पर क्या ऐसा हो सकता है कि किसी का बहुत लंबे समय तक का शांतिपूर्ण कब्जा, भले ही वो शुरू में गलत तरीके से किया गया हो, एक दिन उसे उसी चीज का कानूनी मालिक बना दे? क्या वक्त के साथ एक तथ्य एक अधिकार में बदल सकता है? अरे, ये तो एक नया मोड़ है। क्या ऐसा भी होता है? हाँ, कानून में इस स्थिति के लिए भी एक बहुत ही रोचक और विवादित सिद्धांत है, जिसे एडवर्स पोजेशन या प्रतिकूल कब्जा कहते हैं। अन्ना केली बनाम ए विदनायगम जैसे मामलों में इस पर बहुत बहस हुई है। यह दिखाता है कि कैसे एक गलत कब्जा अगर सालों तक बिना किसी रोक टोक के चलता रहे तो वो मालिकाना हक में तब्दील हो सकता है। लेकिन ये कैसे और क्यों होता है, इस पर कभी और गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। ये जानकारी आपको दी है जीनत परवीन और मोहम्मद रहबर कुरैशी ने। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल वकील साहब को सब्सक्राइब करें।